हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं गीतांजलि। आज हम यहाँ पर पिछले एक हफ्ते राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वे कौन सी खास खबरें थी जो महत्वपूर्ण थी, जिन्हें मानचित्र पर जानना, उनकी अवस्थिति को पहचानना और उनके आसपास की लोकेशन को ध्यान रखना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। किस लिहाज से? यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिहाज से, या जब आप कोई आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको जब किसी खास क्षेत्र के बारे में बताना हो और उसके आसपास की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में चर्चा करना हो तो यह मैप का सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को और देखते हैं पिछले सेशन के या पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न को और उस पर चर्चा कर लेते हैं। आइए देखते हैं पिछले एपिसोड में आपसे क्या अभ्यास प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न था, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ पर्वत और पर्वतमाला थी और दूसरी तरफ संबंधित देश। क्या था ऑप्शन? और हमारे पास जो पर्वतमाला और देश है वे निम्न प्रकार हैं: जूरा पर्वतमाला स्विट्जरलैंड, वासजेस पर्वत जर्मनी, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत फ्रांस। उपरोक्त में से कौन सा से युग्म सुमेलित नहीं है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। कमेंट सेक्शन में लगभग सभी बच्चों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। आइए देख लेते हैं कि आखिर इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन क्या है। सबसे पहले देखेंगे हम इन तीनों देशों की अवस्थिति को कि मैप में इनकी अवस्थिति या लोकेशन कहां पर है, और फिर इस आधार पर आप बता पाएंगे कि इन पर्वतमालाओं के संदर्भ में या पर्वत के संदर्भ में इनकी अवस्थिति इन देशों से संबंधित है या नहीं। तो आइए इन तीनों की स्थिति को, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और फ्रांस को, हम मैप में देख लेते हैं। यह है मैप जिसमें आप देखिए यह है जर्मनी, ठीक, और यह लोकेशन है किसकी? फ्रांस। और यह हिस्सा है, यह जो बॉर्डर है यह है स्विट्जरलैंड। देखिए स्विट्जरलैंड की यदि हम बात करें, बहुत गौर से देखिएगा तो स्विट्जरलैंड की बॉर्डर है, स्विट्जरलैंड की बॉर्डर के पास में ही है क्या? जूरा माउंटेन। यानी आप देखिए स्विट्जरलैंड में क्या है? जूरा माउंटेन। तो इसमें पहला सुमेलन बिल्कुल सही है। दूसरे की यदि हम बात करें, जर्मनी की लोकेशन के अंदर वाले हम बॉर्डर को देखें तो देखिए जर्मनी के अंदर है ब्लैक फॉरेस्ट। तो यदि हम हमारे ऑप्शन के मुताबिक देखें तो जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट नहीं है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम तीसरी लोकेशन को देखें तो यह है स्विट्जरलैंड और यह है फ्रांस। तो आप जब बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ते हैं तो देखिए आप फ्रांस में कहीं भी जूरा माउंटेन या ब्लैक फॉरेस्ट नहीं आ रहा है। यानी फ्रांस के अंदर कौन सा लोकेशन है? वासजेस पर्वत का लोकेशन है, जो कि जर्मनी के सामने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर तीसरा लोकेशन भी गलत हो जाएगा। यानी आप देखिए कि वासजेस पर्वत कहां पर है? जर्मनी, फ्रांस में, और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां पर है? जर्मनी। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से सुमेलन सही होना चाहिए था, लेकिन ये गलत है। तो 2 और 3 ये यहाँ पर गलत हो जाएंगे। कौन से सुमेलन सही नहीं होगा? 2 और 3, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं, हमारे आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के सेशन की खबर को, खबर के अलावा उस पर आधारित प्रश्न को। खबर है, नॉर्वे सरकार द्वारा ओस्लो शांति सम्मेलन के अवसर पर वार्ता में गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास में तालिबान के प्रतिनिधियों ने इस सप्ताह भारतीय और पाकिस्तानी विशेष दूतों एवं अधिकारियों के साथ साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय राजनयिकों से मुलाकात की है। इस वजह से भारत के संदर्भ में यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए प्रश्न पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य या संघ शासित प्रदेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों से अपनी सीमा साझा करता है? हमारे ऑप्शन है जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख। ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसकी लोकेशन के लिए जरूरी है हमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों की लोकेशन को देखना कि कहां पर है, ताकि आप आसानी से बता पाएं कि इनमें से वे कौन है, या क्या कहीं ये दोनों तो नहीं है जो अफगानिस्तान या पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इसके लिए देखेंगे सबसे पहले लोकेशन और मैप। देखिए यह है मैप जिसमें आप लद्दाख को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और यह है जम्मू कश्मीर वाली सीमा या ऑर्डर। तो यहां देखिए यह क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? पाकिस्तान वाला क्षेत्र, ठीक है। और यह जो आपने देखी बाउंड्री, यह है अफगानिस्तान वाली बाउंड्री। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि लद्दाख पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहा है और लद्दाख ही अफगानिस्तान के साथ भी सीमा साझा करता है, ना कि जम्मू और कश्मीर। और जिस लोकेशन से लद्दाख अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है इसे कहा जाता है बखान कॉरिडोर। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। यानी इस प्रश्न के यदि हम सही जवाब की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, लद्दाख।
लद्दाख की सीमा या लद्दाख की सीमा की बात करें तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों से अपनी सीमा साझा करता है। चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को और अगले प्रश्न की खबर को। खबर है, हाल ही में आए बिपरजॉय चक्रवात के कारण राजस्थान में हुई भारी वर्षा के बाद लगभग 5 जिलों में बाढ़ की सामान्य स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले गुजरात की सीमा पर स्थित हैं? हमारे ऑप्शन है जैसलमेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, अजमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा। सही कूट का चुनाव करिए और आपके सामने कूट है ऑप्शन ए के मुताबिक 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 2, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 5 और 6। देखिए, यूपीएससी ऐसा प्रश्न तो बिल्कुल भी फ्रेम नहीं कर सकता कि राजस्थान और गुजरात की सीमा में स्थित जिलों की संख्या बताइए, ये जिले कौन से हैं। लेकिन इस सवाल को फ्रेम करने के पीछे मुख्य मकसद यही है कि आप लोकेशन को ध्यान रखें, क्योंकि राजस्थान के कई ऐसे जिले हैं जो ऑप्शन में आप देख पाएंगे, ये सभी जिले साल भर लगभग चर्चा में बने ही रहते हैं किसी न किसी खास वजह से, और इन सभी जिलों की लोकेशन अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जिले कहीं ना कहीं किसी दूसरे राज्य से सीमा साझा कर रहे हैं, या तो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, या तो ये राजस्थान के वे जिले हैं जो पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो इस वजह से इस प्रश्न को फ्रेम किया गया है ताकि आपको इससे संबंधित जानकारी दी जा सके। इस प्रश्न को हल करने के लिए ये देख लेते हैं हम राजस्थान और गुजरात की सीमा को। जरूरी है यह देखना सबसे पहले तो यह है मैप, जिसमें आप देखिए यह है राजस्थान के जिले, और राजस्थान किस हिस्से से गुजरात की सीमा लगाता है, तो देखिए यह हिस्सा है राजस्थान का जो गुजरात के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और ऑप्शन के मुताबिक यदि हम बात करें कि कौन कौन से जिले ऑप्शन में हैं, तो ऑप्शन में जिले हैं श्रीगंगानगर, जैसलमेर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और बांसवाड़ा। तो आप देख पा रहे होंगे मैप में स्पष्ट रूप से 2 जिले हैं, एक उदयपुर और एक बांसवाड़ा, जो किससे गुजरात के साथ अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जिले इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अजमेर अपने आप में एक पर्यटन के लिहाज से राजस्थान का बेहतरीन जिला माना जाता है, धार्मिक पर्यटन के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यदि हम भरतपुर की बात करें तो यहाँ पर एक नेचुरल चीज है जो पाई जाती है, आप कमेंट सेक्शन में बताना है कि वह क्या है, क्योंकि वह राजस्थान की काफी फेमस चीज है। इसके अलावा यदि हम श्रीगंगानगर की बात करें तो यह लोकेशन राजस्थान के उन जिलों में शुमार है या उस क्षेत्र में शुमार है जहां पर कृषि की उत्पादकता राजस्थान में ठीक तरीके से होती है या अन्य जिलों की तुलना में ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यह पंजाब से सटा हुआ क्षेत्र है और पंजाब से जो भी नदियां, नहर या कनाल निकलती हैं वे कहीं ना कहीं सिंचाई के लिए इस पूरे क्षेत्र के लिए सहायता प्रदान करती है। तो हनुमानगढ़ की बात करें और श्रीगंगानगर, तो ये वे जिले हैं जो राजस्थान में कृषि उत्पादकता में अपना बेहतरीन योगदान दे रहे हैं। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर वह जिला है जो पाकिस्तान के साथ एक लंबी सीमा बनाता है, तो यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण लोकेशन हो जाता है राजस्थान के संबंध में। इसके अलावा क्योंकि हमने प्रश्न में क्या पूछा है, गुजरात और राजस्थान की सीमा साझा करने वाले जिले कौन से हैं, तो इसमें देखिए हमारे ऑप्शन के मुताबिक उदयपुर और बांसवाड़ा वे जिले हैं जो गुजरात के साथ सीमा साझा करते हैं। अन्य जिलों में भी आप देख लीजिए, अन्य जिलों में यदि हम बात करें तो बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की एक और खास बात क्या है कि गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। तो प्रश्न के मुताबिक यदि सही जवाब की बात करें तो बांसवाड़ा वह जिला है और उदयपुर जो किसके साथ, गुजरात के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। शेष 4 जिले गुजरात के साथ सीमा साझा नहीं करते। और हम इस प्रश्न के मुताबिक सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी 5 और 6 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देख लेते हैं, अगली खबर को पढ़ लेते हैं। अगली खबर है, हाल ही में भारत ने वियतनाम की नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्वदेश निर्मित इन सर्विस मिसाइल कार्वेट INS कृपाण वियतनाम को उपहार में दिया है। इसलिए वियतनाम और भारत के संबंध अब बेहतर हो रहे हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं भारत के लिहाज से यह देश अपने आप में महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, वियतनाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, यह भारत का समुद्री पड़ोसी देश है। दक्षिणी चीन सागर में भारत के हितों की रक्षा के लिए वियतनाम महत्वपूर्ण है। और तीसरा, इसकी राजधानी हनोई एक समुद्र तटीय नगर है। ऑप्शन है हमारे पास, उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है और है ए 1 और 2, 1 और 3, केवल 2, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न की यदि हम सही जवाब की बात करें तो जरूरी है इसकी लोकेशन को देख लेना। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वियतनाम की लोकेशन की ये कहां पर है, क्या वाकई ये भारत का समुद्री पड़ोसी देश है या नहीं। आइए देखते हैं। यदि हम मैप में बात करें तो देखिए यह है भारत,
और भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में यदि बात करें तो वियतनाम बहुत दूर हो जाता है इससे, ठीक है। यह लोकेशन है वियतनाम की। तो आप पहले कथन पर यदि हम चर्चा करें तो यह भारत का समुद्री पड़ोसी देश नहीं है, तो यहां पर पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा, दक्षिण चीन सागर में भारत के हितों की रक्षा के लिए वियतनाम महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसकी लोकेशन कहां पर है वियतनाम की, देखिए साउथ चाइना सी में। और साउथ चाइना सी में भारत के लिहाज से यदि बात करें तो वियतनाम एक महत्वपूर्ण देश माना जाता है। और वियतनाम अभी हाल ही में, चूंकि भारत और वियतनाम के मध्य देखिए क्या हुआ है, भारत ने उपहार प्रदान किया है वियतनाम को, और आने वाले समय में चर्चा चल रही है कि कई मिसाइल भी अब भारत वियतनाम के लिए बनाने वाला है। तो ऐसे में यह बात बिल्कुल सही हो जाती है। देखते हैं हनोई एक समुद्र तटीय नगर है कि नहीं, तो इसके लिए देखेंगे अगले मैप को। देखिए यह है वियतनाम और यहाँ पर है हनोई, हनोई शहर या नगर। हनोई आप देखिए समुद्र तट से काफी दूर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर यह क्या है, एक समुद्र तटीय नगर नहीं है। तो पहला और तीसरा दोनों कथन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। दूसरा कथन सही है, और इसमें हम क्या पूछा गया है, कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन सी केवल 2 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगली खबर है, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने भारत अफ्रीका समृद्धि साझेदारी पर 18वें CII एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव में दोनों पक्षों के द्विपक्षीय व्यापार में हुई प्रगति का विवरण दिया, इसलिए यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, पश्चिमी अफ्रीका अफ्रीकी महाद्वीप के कुछ सबसे घने बसे हुए क्षेत्रों में से एक है। क्या, पश्चिमी अफ्रीका। और दूसरा कथन है, नील नदी का संबंध इसी क्षेत्र यानी पश्चिमी अफ्रीका से है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है, और है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसके लिए देख लेते हैं। सबसे पहले जरूरी क्या है, लोकेशन देखना कि पश्चिमी अफ्रीका कहां पर है। आइए देखते हैं मैप में पश्चिमी अफ्रीका की लोकेशन को। देखिए ये अफ्रीका का वह क्षेत्र लिया है हमने मैप में जो कि वेस्ट अफ्रीका या पश्चिमी अफ्रीका है, जिसमें ये सभी देश शामिल हैं। जो देश आपको कलर्ड दिख रहे हैं ये देश हैं जो पश्चिमी अफ्रीका के देश हैं, और इनका अपने आप में एक क्षेत्रीय संगठन भी है। कई नीतियों में ये एक साथ एकजुट होकर कार्य करते हैं, यानी ये सभी देश मिलकर पश्चिमी अफ्रीकी देश कहलाते हैं। तो यदि हम बात करें हमारे कथन के संदर्भ में कि क्या यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है, तो यह है अफ्रीका का आबादी से संबंधित क्षेत्र। और उसका मैप देखिए, यह जो लोकेशन है यह भी घनी आबादी वाले क्षेत्र है, क्योंकि मैप के मुताबिक घनी आबादी वाले क्षेत्रों को यह कलर संकेतित कर रहा है। तो ऐसे में ये भी घनी आबादी वाला क्षेत्र है, यह भी और यह भी, ठीक। तो हमारे कथन में, पहले कथन में क्या लिखा हुआ है कि महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप के ये सबसे घने बसे हुए क्षेत्रों में से एक है। बिल्कुल सही बात है, कई क्षेत्र हैं लेकिन उन क्षेत्रों में से यह एक क्षेत्र है पश्चिम अफ्रीका जो कि घना बसा हुआ है। और दूसरा, नील नदी का संबंध इस क्षेत्र से है। तो आइए देख लेते हैं नील नदी की लोकेशन की है, कहां पर है। देखिए यदि हम नील नदी के बारे में बात करें तो यह है लेक विक्टोरिया, और इसके बाद यह नदी व्हाइट नील के रूप में आगे बढ़ती है। यहाँ पर दूसरे लेक ताना के आसपास से यहाँ पर ब्लू नील भी इसमें मिल जाती है, और फिर ये आपस में साथ बढ़ते हुए आगे बढ़कर कहाँ, नील नदी का डेल्टा बनाते हैं। यदि हम बात करें कि ये कहाँ पर जाकर आपस में मिलती हैं, तो ये आपस में देखिए कहाँ पर, ये क्षेत्र है खार्तूम। खार्तूम के पास व्हाइट और ब्लू दोनों नील मिल जाती हैं, और फिर नील नदी के रूप में ये आगे बढ़ती हैं। यहाँ मिस्र के पास, मिस्र के बाद डेल्टा ऑफ नील बनाती हैं। ऐसा माना जाता है कि मिस्र के लिए उपजाऊ क्षेत्रों में यदि किसी नदी का सबसे विशेष योगदान है तो वह है नील नदी। नील नदी की वजह से इस पूरे क्षेत्र में क्या कहा जाता है कि कृषि आदि संभव हो पाई है। इस तरह इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो देखिए नील नदी का लोकेशन यहाँ पर है, ना कि पश्चिमी अफ्रीका वाले लोकेशन पर। तो यह बात यानी दूसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह कथन गलत है। पूछा क्या जा रहा है, कौन सा कथन सही है, तो केवल एक कथन सही है, यही इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगली खबर है, हाल ही में लद्दाख के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य की मांग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री से मिला। तो इस वजह से ये क्षेत्र लोकेशन लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये लोकेशन अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रश्न है, निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण के क्रम में, ये दिशाओं के संदर्भ में मैप है जिसमें यह पूर्व, यह पश्चिम,
यह उत्तर और यह दक्षिण दिशा है, आपको उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताना है। ऑप्शन की बात करें तो काराकोरम श्रृंखला, लद्दाख श्रृंखला, जास्कर श्रृंखला, पीर पंजाल श्रृंखला। सही कूट का चुनाव करिए, 1 2 3 4, 2 1 3 4, 1 3 2 4, 1 3 4 1। इस प्रश्न के सही जवाब के लिए जरूरी क्या है, सबसे पहले हम इनकी लोकेशन देखें कि मैप में ये कहां पर है, ताकि आप आसानी से बता पाए कि इनकी लोकेशन उत्तर से दक्षिण के क्रम में क्या सही होगी। देखिए यह है भारत के ये लद्दाख के संदर्भ में मैप, जिसमें यदि हम बात करें इस पूरे क्षेत्र की तो यहाँ पर मुख्यतः देखिए आप, यहाँ है काराकोरम रेंज, दूसरी है लद्दाख रेंज, तीसरी है जास्कर रेंज और चौथी है पीर पंजाल रेंज। यदि पीर पंजाल रेंज की बात करें तो यह शिवालिक हिमालय के आसपास वाला क्षेत्र है, शिवालिक की श्रेणी वाले क्षेत्र हैं, ये हिमालय के अंतर्गत आते हैं। जबकि ये 3 शेष जो रेंजेस हैं ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, ट्रांस हिमालय की मुख्यतः 4 श्रेणियां हैं, जिसमें से आपने अभी 3 के बारे में जाना, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। एक और है कैलाश, जो कि कहां पर है, तिब्बत में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सही क्रम यदि हम देखें हमारे ऑप्शन के मुताबिक तो सही क्रम क्या है, पहला है हमारा काराकोरम, दूसरा है देखिए लद्दाख, तीसरा क्रम है जास्कर रेंज और चौथा है पीर पंजाल। ठीक है, आइए देख लेते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल यानी चारों ही क्रम उत्तर से दक्षिण के संदर्भ में बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 1 2 3 और 4, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, अगली खबर को। अगली खबर है, हाल ही में प्रकाशित एक खबर के अनुसार रूस बेलारूस में अपने परमाणु हथियार तैनात करने की योजना बना रहा है। हमारे प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है, निम्नलिखित देशों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। स्लोवाकिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक। उपर्युक्त में से कितने देश बेलारूस के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? यूक्रेन के बारे में इस बार प्रश्न पूछा था यूपीएससी ने, वैसे ही इस सवाल को फ्रेम किया गया है बेलारूस के संदर्भ में। ऑप्शन है केवल 2, केवल 3, केवल 4 या केवल 5। यदि हम बात करें बेलारूस के बारे में सवाल पूछा जा रहा है तो सबसे पहले जरूरी है जानना कि बेलारूस की लोकेशन कहां पर है, ताकि आप आसानी से बता पाएं कि इनमें से कौन से देश हैं जो इसके अंतर्गत सही जवाब में आ जाएंगे। देखिए यह है लोकेशन और मैप, और इसमें है बेलारूस। यहां पर बेलारूस के माध्यम से रूस यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश करता है, जिसमें अभी चर्चा में रहा है कि यह यहाँ पर अपने परमाणु हथियार तैनात करने की कोशिश कर रहा है। बेलारूस की बात करें तो बेलारूस देखिए किन किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और यूक्रेन। जबकि आपने देखा हमारे ऑप्शन में क्या है, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया। इन दोनों के साथ बेलारूस सीमा साझा नहीं कर रहा है। यह ना ही यह एस्टोनिया के साथ या एस्टोनिया के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यह केवल ऑप्शन के मुताबिक लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है, जबकि यूक्रेन हमारे ऑप्शन में नहीं है। यानी यह लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड के साथ सीमा साझा करता है, और हमें बताना है कि किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, तो 3 देश, यानी केवल 3, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यह ना तो स्लोवाकिया के साथ सीमा साझा करता है, ना ही एस्टोनिया के साथ और ना ही चेक रिपब्लिक के साथ। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अगली खबर है, हाल ही में माउंट मियोन ज्वालामुखी में एक बार फिर से उद्गार हुआ, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित करना पड़ा। इस वजह से माउंटेन या हम कहें ज्वालामुखी एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिलीपींस द्वीप समूह का निर्माण उन्हीं भूगर्भिक क्रियाओं से हुआ है जिनसे जापान का निर्माण हुआ है। और दूसरा, फिलीपींस प्रशांत महासागर की यानी द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का भाग है। हमारे पास है उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है, और है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। सबसे पहले जरूरी है जान लेना फिलीपींस द्वीप समूह की लोकेशन, जापान की लोकेशन, क्योंकि हमारे पहले कथन में इन्हीं के बारे में चर्चा की गई है। तो आइए इनकी मैप में हम सबसे पहले लोकेशन देखते हैं कि ये कहां पर है। देखिए यह है रिंग ऑफ फायर, हम सभी जानते हैं रिंग ऑफ फायर का मतलब है इसके आसपास ये वह लोकेशन है जो कि भूकंप के लिहाज से
और ज्वालामुखी उद्गार के लिहाज से काफी प्रबल है। यानी यहाँ पर साल भर, क्या कहें, पिछले कई सालों से, कई वर्षों से यहाँ पर ऐसा कहें कि साल भर ये स्थिति पैदा होती है। यहाँ भूकंप सर्वाधिक मात्रा में आते हैं और यहाँ ज्वालामुखी के उद्गार भी कभी भी हो सकते हैं। यदि हम बात करें जापान के बारे में और फिलीपींस के बारे में, तो देखिए यह है फिलीपींस और यह है जापान। ये बात बिल्कुल सही है कि दोनों की उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों प्लेटों के अभिसरण से उत्पन्न हुए हैं, जिसमें यह प्रशांत महासागरीय प्लेट है और यह क्या है, यूरेशियन प्लेट। यदि हम फिलीपींस की बात करें तो यूरेशियन प्लेट और प्रशांत महासागर प्लेट या प्रशांत महासागर प्लेट के ही एक हिस्से के रूप में इसे कह सकते हैं फिलीपींस महासागरीय प्लेट। तो इनके अभिसरण की वजह से फिलीपींस पैदा हुआ है या फिलीपींस निकल कर बाहर आया है। और यहाँ हम कहें जापान के संदर्भ में, तो यहाँ भी प्लेटों के अभिसरण से जापान उत्पन्न हुआ है। तो दोनों की भूगर्भिक जो क्रियाएं हैं जिनकी वजह से ये दोनों उत्पन्न हुए हैं वह बिल्कुल सेम है या एक जैसे हैं। यहाँ पहला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरे कथन पर बात करें, दूसरा कथन है फिलीपींस प्रशांत महासागर की रिंग ऑफ फायर पर स्थित है या इसका भाग है। तो आइए इसे भी देख लेते हैं। तो यह बात बिल्कुल सही है कि यह इसकी रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है या रिंग ऑफ फायर का भाग है या हिस्सा है, और यह है रिंग ऑफ फायर और इसी का हिस्सा है क्या, फिलीपींस। तो इस तरह इस प्रश्न की यदि हम सही जवाब की बात करें तो यहाँ दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। अगली खबर पर चर्चा कर लेते हैं। अगली खबर है, हाल ही में मानसून के आगमन के बाद पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश हुई, जिसके कारण असम के कम से कम 3 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तो जिससे पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बरेल पहाड़ियां ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान को सिलचर के मैदान से अलग करती हैं। और दूसरा कथन है, मानस जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है एक पूर्ववर्ती नदी है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही नहीं है, ध्यान रखेगा, सही नहीं है पूछा जा रहा है। हमारे ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो जरूरी है देखना, सबसे पहले बरेल पहाड़ियों की लोकेशन को देख लें, असम की लोकेशन को देख लें, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, सिलचर के मैदान के बारे में जानकारी ले लेना। तो यदि हम बात करें मैप के संदर्भ में, तो यह है मैप और इसकी लोकेशन देखिए, यहाँ पर है असम। सबसे पहले देखिए चर्चा में क्या है, चर्चा में है मानस नदी, ये यहाँ से प्रवाहित होकर आगे आती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। यह है ब्रह्मपुत्र नदी जो आगे प्रवाहित होकर बढ़ती है, असम से होकर फिर यहाँ पर आती है और यहीं पर मानस नदी ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। यानी यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और यह बात भी बिल्कुल सही है कि मानस एक पूर्ववर्ती नदी है। ठीक, तो यहाँ पर दूसरा कथन हमारा सही हो जाएगा। पहले कथन पर यदि हम बात करें तो पहला कथन क्या है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यह है सिलचर का मैदान और यह है बरेल रेंज और यह लोकेशन है ब्रह्मपुत्र के मैदान का। यानी दूसरे कथन, पहले कथन पर यदि हम चर्चा करें, पहला कथन क्या कह रहा है कि बरेल रेंज ब्रह्मपुत्र के मैदान को सिलचर के मैदान से अलग कर रहा है। बात बिल्कुल सही है क्योंकि बीच में आ रहा है क्या, बरेल रेंज। बरेल रेंज की बात करें तो देखिए यहाँ पर है, यह विस्तारित है, यह नागालैंड में भी विस्तारित है और मणिपुर में भी, यानी यह मणिपुर और असम को भी अलग कर रहा है और यह इसका थोड़ा सा हिस्सा नागालैंड और मणिपुर को भी अलग कर रहा है, ऐसा मान सकते हैं। तो बरेल रेंज ब्रह्मपुत्र के मैदान को सिलचर से अलग करता है। यानी यहाँ पर पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है क्योंकि मानस क्या है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और एक पूर्ववर्ती नदी है। क्या पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, ये दोनों इस प्रश्न का सही, यही ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा क्योंकि दोनों ही कथन सही है। बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। खबर है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रहे हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित देशों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। हमारे पास कौन कौन से देश हैं, कनाडा, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका। उपर्युक्त में से कितने देश 3 महासागरों को स्पर्श करते हैं, ध्यान रखिएगा, 3 महासागरों को स्पर्श करने के संदर्भ में यह प्रश्न फ्रेम किया गया है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी 4। सबसे पहले देखते हैं, 3 महासागरों के को जानने से पहले जरूरी है यह जान लेना कि इन देशों की अवस्थिति कहां पर है, फिर हम चर्चा करेंगे कि कैसे इन
इन महासागरों के संदर्भ में कि ये कहाँ पर एक दूसरे से लगते हैं। यदि हम बात करें इन देशों के बारे में तो सबसे पहले जरूरी है कनाडा को देख लेना। देखिए यह है कनाडा, यह है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसका थोड़ा सा हिस्सा यहाँ तक विस्तारित है, जिसमें और इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है अर्जेंटीना, यह है अर्जेंटीना, और साउथ अफ्रीका, यह है साउथ अफ्रीका। अब चर्चा करें यदि हम इस प्रश्न के संदर्भ में, देखिए यदि इस प्रकार का कोई भी प्रश्न फ्रेम किया जाता है तो सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि किन्हीं भी देशों के संदर्भ में यदि हम बात करें कि कितने महासागरों से वे अपनी सीमा टच करते हैं या लगाते हैं, तो इसे देखना होगा कि सबसे पहले कि ये 4 महासागर के संदर्भ में हमें बात करनी है या 5 महासागर की, क्योंकि इसके 2 मॉडल हैं, एक 4 महासागर वाला मॉडल है और दूसरा है 5 महासागर से संबंधित मॉडल। यानी यूपीएससी अगर कोई प्रश्न फ्रेम करती है तो आपको वहां पर प्रश्न में या तो स्पष्ट हो जाएगा या तो फिर ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे जिसमें आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर पाए। हम यहाँ पर 4 महासागर वाले मॉडल को लेकर ही इस प्रश्न को हल करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए यह है आर्कटिक ओशन, यह है साउदर्न ओशन, अमूमन इसे छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा अटलांटिक ओशन, प्रशांत, आर्कटिक और हिंद महासागर, इन चारों को ले लिया जाता है। इसे क्यों छोड़ दिया जाता है? क्योंकि यह 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से नीचे स्थित है, इसलिए अमूमन इसे छोड़ दिया जाता है। बाकी 4 महासागरों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। यदि हम इन 4 महासागरों को लेकर आगे बढ़ते हैं तो आइए हम मैप में देख लेते हैं चारों देशों की लोकेशन को। यदि हम इन चारों देशों की लोकेशन को देखें तो आप देखिए, पहले यदि हम चर्चा करें कनाडा के बारे में तो यह है यहाँ पर अटलांटिक महासागर से संबंधित है, इसकी सीमा इससे लग रही है। यहाँ पर प्रशांत महासागर से इसकी सीमा लग रही है और तीसरा इसकी सीमा लगती है किससे? आर्कटिक ओशन। ठीक है, यानी यह 3 महासागर से अपनी सीमा स्पर्श करता है। तो पहला देश हो गया कनाडा। दूसरे देश की बात करें तो दूसरा देश यदि हम बात करें साउथ अफ्रीका के बारे में तो देखिए साउथ अफ्रीका केवल 2 महासागरों के संदर्भ में बात कर सकते हैं, एक तो इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन। तीसरा महासागर हम इसमें लेकर नहीं चल रहे हैं क्योंकि ये 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश से नीचे है और वैसे भी इससे बहुत दूर स्थित हो जाता है, तो इसे यहाँ पर नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा यदि हम बात करें अर्जेंटीना के संदर्भ में तो अर्जेंटीना आप देखिए, बहुत गौर से देखिए तो अर्जेंटीना अपने आप में इसकी सीमा यहीं तक है, यानी यह अटलांटिक ओशन से ही सीमा साझा करता है, ना कि साउथ पैसिफिक ओशन से। तो यहाँ पर आप देखिए यदि ये दूसरे को भी इसमें काउंट कर लिया जाए, यानी हम इससे तीसरे जो 60 डिग्री से अंदर वाला साउदर्न ओशन है इसे भी अगर यदि हम काउंट कर लें तो भी 2 ही हो पा रहे हैं। और यदि हम साउथ अफ्रीका को भी ले लेंगे तो भी इसमें भी 2 ही महासागर हो पा रहे हैं, लेकिन हमने 3 महासागरों के संदर्भ में प्रश्न फ्रेम किया है। चौथा ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यदि हम इसकी बात करें तो देखिए ये अपने एक हिस्से से अटलांटिक ओशन से सीमा साझा कर रहा है, ये अपने दूसरे हिस्से से पैसिफिक ओशन से सीमा साझा कर रहा है और ये अपने तीसरे हिस्से या एक बड़े राज्य के संदर्भ में बात करें तो यह आर्कटिक ओशन से भी अपनी सीमा साझा कर रहा है। यानी यहाँ पर 2 देश हैं जो किससे सीमा साझा कर रहे हैं? 3 महासागरों से। कौन? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 1 और 3 ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। केवल 2 ऐसे देश हैं जो 3 महासागरों के साथ अपनी स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, अर्जेंटीना नहीं कर रहा है और दक्षिण अफ्रीका नहीं कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में जगन्नाथपुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा समारोह का शुभारंभ हुआ। प्रश्न है, निम्नलिखित यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है सूर्य मंदिर, कोणार्क, काकती, रुद्रेश्वर, रामाप्पा मंदिर, हम्पी के स्मारक समूह, चंपानेर, पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। सही कूट का चुनाव कीजिए। 1 2 3 4, 1 2 4 3, 2 1 3 4, 2 1 4 3। इस प्रश्न की हल करने के लिए, इसके सही जवाब के लिए सबसे पहले जरूरी है इनकी लोकेशन को जानना कि ये कहां पर है। यदि हम सूर्य मंदिर कोणार्क की बात करें तो यह कहां पर स्थित है? ओडिशा में। यदि काकती, रुद्रेश्वर या रामाप्पा मंदिर की बात करें तो यह कहां पर स्थित है? तेलंगाना में। हम्पी के समूह या स्मारक समूह की बात करें तो यह स्थित है कर्नाटक में। और चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क की बात करें तो यह स्थित है गुजरात।
आपने नाम लिखते ही इसका लोकेशन समझ गए होंगे आप कि कहाँ पर है, लेकिन फिर भी स्पष्ट करने के लिए आइए देख लेते हैं इसे हम मैप में, और मैप के संदर्भ में चर्चा कर लेते हैं। ये है भारत का मैप। यदि हम लोकेशन के बारे में बात करें, क्योंकि सबसे पहला हमारा जो नाम है वह कहाँ पर स्थित है, ओडिशा में स्थान है सूर्य मंदिर कोणार्क। देखिए यहाँ पर है ओडिशा। दूसरा तेलंगाना में, तेलंगाना की लोकेशन है यह। तीसरा कर्नाटक में हम्पी की लोकेशन है यहाँ, और चौथा है गुजरात। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम का क्रम पूछा जा रहा है, पूर्व से पश्चिम, तो 1 2 3 4 बिल्कुल सही सुमिलन है। ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात। 1 2 3 4 इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न वह है जो यूपीएससी में यानी प्रीलिम 2023 में पूछा गया था। प्रश्न है, संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है, किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है? हमारे ऑप्शन है अर्जेंटीना, बोत्सवाना, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कजाकिस्तान। यदि हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें, आप टॉप 8 कंट्रीज की बात करते हैं कोबाल्ट के उत्पादन के संदर्भ में, तो टॉप 8 कंट्रीज में सबसे पहले नंबर पर आता है कांगो, और यह पहली रैंक हासिल करता है किसमें, कोबाल्ट के उत्पादन में। शेष 3 देश टॉप 8 में भी नहीं आते हैं, और कोबाल्ट का उत्पादन कांगो में या कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इतना अधिक होता है कि वह अपने आप में सेकंड वाली जो कंट्री है, या जो सेकंड नंबर वाला देश है उत्पादन के लिहाज से, उससे कई गुना अधिक है। आइए देख लेते हैं हम इनकी लोकेशन की, ये कहां पर है। यदि हम बात करें कांगो के लिहाज से या उनके लिहाज से जो महत्वपूर्ण है, तो देखिए उत्पादन के लिहाज से तो वे देश हैं जो सबसे अधिक उत्पादन करते हैं किसका, कोबाल्ट का। ठीक है, देश कौन से हैं इनकी हम अगली लिस्ट देख लेते हैं। देश में सबसे पहले नंबर पर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जो कि हमारे ऑप्शन का, हमारे प्रश्न का सही जवाब भी है। इसमें आप देख सकते हैं कितना 1 लाख टन कोबाल्ट का उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर है रशिया 6100 टन। तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया 5100 टन। चौथे नंबर पर है फिलीपींस 4600 टन, और 5वें नंबर पर है क्यूबा 3500 टन। यानी यहाँ पर जो आपके सामने लोकेशन दी हुई है ये टॉप 5 देशों की लोकेशन है, जिसमें पहले नंबर पर है लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो। दूसरे नंबर पर हमने चर्चा की रशिया के बारे में या रूस के बारे में। तीसरे नंबर पर हमने चर्चा की ऑस्ट्रेलिया के बारे में, और चौथे नंबर पर है फिलीपींस, और 5वें नंबर पर है क्यूबा। ठीक है, ये इन देशों की लिस्ट है, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न है, कैरेबियाई सागर के किनारे बसे द्वीपीय देशों में से एक, यह सबसे बड़ा है। एक और जहां फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा यह फ्लोरिडा प्रायद्वीप से अलग होता है, वहीं दूसरी ओर युगाटान चैनल के द्वारा युकाटन प्रायद्वीप मैक्सिको से अलग होता है। एक तथ्य यह भी है कि शीत युद्ध के दौरान यह देश खासा चर्चा में रहा है। उपर्युक्त विवरण निम्नलिखित में से किस एक देश के लिए सर्वाधिक उचित प्रतीत होता है? हमारे ऑप्शन है जमैका, हैती, क्यूबा, बहामास। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं हम हमारे अगले सेशन में न्यूज ऑन मैप की खास प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।